नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यूज़ का एक और क्वेश्चन पेपर, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कपोत पुट के लिए उपलों की कितनी संख्या आवश्यक होती है। कपोत पुट के लिए कितने उपले चाहिए होते हैं? 500, 200, 8 या 50? तो इसका आंसर है 8। लाजामंड बनाने के लिए जल की कितनी मात्रा चाहिए? 6 गुना, 8 गुना, 14 गुना या 16 गुना? तो लाजामंड बनाने के लिए याद रखिए 14 गुना जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इसकी स्वर्ण माक्षिक में कौन सी धातु पाई जाती है? स्वर्ण, रजत, ताम्र या पारद? तो इसका आंसर है स्वर्ण माक्षिक में इनमें से ताम्र धातु पाई जाती है। षडंग पानीय किस कल्पना के अंतर्गत माना गया है? क्वाथ कल्पना, चूर्ण कल्पना, स्वरस कल्पना या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है इनमें से कोई भी नहीं, ना तो क्वाथ कल्पना, ना चूर्ण कल्पना, ना स्वरस कल्पना। अर्क निकालने के लिए प्रयुक्त होता है डमरू यंत्र, पाताल यंत्र, भवका यंत्र या बालुका यंत्र? तो अर्क जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए भवका यंत्र जो है यूज़ किया जाता है। शुद्ध शेखर रस में भावना द्रव्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुद्ध शेखर रस में किस द्रव्य की भावना दी जाती है? भृंगराज की, आम्लकी की, वासा की या यवानी की? तो शुद्ध शेखर रस में भृंगराज की भावना दी जाती है। ठीक है। शुद्ध शेखर वैसे भी हम एसिड पेप्टिक डिजीज़ में देते हैं, एपीडी में। तो उसमें हमने कुछ ऐसी दवा देनी होती है जो कि अंदर शरीर के जाके ठंडक डाले, क्योंकि उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। तो आप याद रखिएगा, भृंगराज जो है वो ठंडा होता है, उसकी भावना शुद्ध शेखर रस में दी जाती है। कहने को तो आम्लकी भी शीतवीर्य होता है, बट आपको भृंगराज याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज, रस रत्न समुच्चय के अनुसार स्वर्ण भस्म की मात्रा कितनी बताई गई है? 1 रत्ती, आधा रत्ती, 2 रत्ती या 3 रत्ती? तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार स्वर्ण भस्म की मात्रा देते हैं हम 2 रत्ती। ठीक है, मतलब कि 500 mg हो गया। 1 रत्ती 250 mg होता है। अपत्य मार्ग में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 6, 8, 2 या 8? 6, 4, 2 एंड लास्ट ऑप्शन इज 8। तो अपत्य मार्ग में पेशियों की संख्या होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोष्ठ एवं ग्रीवा में शिराओं की कितनी संख्या क्रमशः बताई गई है? 135, 165। कोष्ठ एंड ग्रीवा 136, 164। थर्ड ऑप्शन इज 164, 136 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 165, 135। बिना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करे मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। कोष्ठ में शिराएँ होती हैं 136 एंड ग्रीवा में शिराएँ होती हैं 164, यानी कि 164। स्वभावो परमवाद सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। स्वभावो परमवाद सिद्धांत है न्याय दर्शन का, वैशेषिक दर्शन का, बौद्ध दर्शन का या जैन दर्शन का? तो स्वभावो परमवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। ठीक है। एंड चरक के अनुसार एक वैद्य को दूसरे वैद्य से कितने प्रश्न पूछने चाहिए? 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 7 प्रश्न या 8 प्रश्न? तो इसका आंसर है 8 प्रश्न। पल्लवग्राही वैद्य कौन होता है? प्राण अभिसर, रोग अभिसर, शास्त्र ज्ञाता या वेदज्ञ? तो पल्लवग्राही वैद्य होता है रोग अभिसर वैद्य। उपशय के कितने भेद बताए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15, 16, 17 या 18? तो उपशय के जो भेद हैं वो 18 बताए गए हैं। आहार का परम धाम क्या है? रक्त, मांस, शुक्र या पुरीष? तो आहार का परम धाम मतलब अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होता है शुक्र में। लोम हर्ष क्या है? कुष्ठ का रूप, कुष्ठ का निदान, कुष्ठ का पूर्व रूप या कुष्ठ का उपद्रव? तो लोम हर्ष जो है वो कुष्ठ का पूर्व रूप है। वयस्क में प्रोस्टेट ग्रंथि का सामान्य प्रमाण होता है, कितना होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सामान्य जो भार है उसका प्रमाण है कितना होता है?
8 ग्राम, 20 ग्राम, 35 ग्राम या 50 ग्राम। तो इसका आंसर है 8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चरक मतानुसार रक्त का प्रमाण कितना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रमाण जो होता है ना, इसके रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो रक्त का प्रमाण कितना होता है? 6 अंजलि, 10 अंजलि, 8 अंजलि या 5 अंजलि? इसका आंसर है रक्त का जो प्रमाण है आचार्य चरक के अनुसार 8 अंजलि होता है। देखिए, रक्त का प्रमाण हो गया, ओज का प्रमाण हो गया, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। रेनिन एंड एंजियोटेंसिन 2 ये नामक रसायनों का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? रेनिन एंड एंजियोटेंसिन वेरी इजी, वृक्क में होता है, यानी कि किडनी में। सुश्रुत मतानुसार स्नायु की संख्या कितनी होती है? 900, 700, 500 या 200? तो सुश्रुत मतानुसार स्नायु की संख्या कितनी होती है? 900। कुमकुम का प्रयोज्यांग क्या होता है? कुक्षी, पत्र, कांड या मूल? तो कुमकुम का प्रयोज्यांग होता है कुक्षी। ठीक है। भाव प्रकाश के अनुसार प्रशस्त हरितकी का मान कितना होना चाहिए? पल आर्ध मतलब कि आधा पल, 2 कर्ष, 1 तोला या 2 तोला? तो प्रशस्त हरितकी का जो मान है वो 2 कर्ष होना चाहिए। जीवक और ऋष्वक के प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में प्रयोग होता है, मतलब जीवक और ऋष्वक इनका प्रतिनिधि द्रव्य कौन सा है? मेधा, महामेधा, वाराही कंद या विदारी कंद? तो इसका आंसर है जीवक और ऋष्वक का जो प्रतिनिधि द्रव्य है वो है विदारी कंद। नागबला कल्प का सेवन कितने समय तक करना चाहिए? इसका वैसे अगर आप देखें चरक चिकित्सा जो चैप्टर 1 है रसायन का, उसके दूसरे पाद में 11वें श्लोक में इसका आपको आंसर मिलेगा। नागबला कल्प जो है इसका सेवन 1 वर्ष तक करना चाहिए। कंद का संग्रह किस ऋतु में किया जाता है? वर्षा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वर्षा, वसंत, हेमंत या शरद? तो कंद का संग्रह जो है शरद ऋतु में किया जाता है। काकोली का प्रयोज्यांग क्या है? पुष्प, फल, सार या कंद? तो इसका आंसर है काकोली का प्रयोज्यांग कंद है। कलयुग आल्य किस औषध का पर्याय नाम है? कलयुग आल्य किसको बोलते हैं? आम्लकी को, हरितकी को, विभीदकी को या काक उदुम्बर को? तो इसका आंसर है कलयुग आल्य जो है विभीदकी को कहा जाता है। गोक्षूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस, टर्मिनेलिया बल्लारिका, सीसमपिलोस पायरेरिया या फाइकस रेलिजियोसा? तो गोक्षूर का वैज्ञानिक नाम है टर्बुलस टेरिस्ट्रिस। ठीक है, टेरिस्ट्रिस, टर्बुलस टेरिस्ट्रिस। संशमन द्रव्य इनमें से कौन सा है? सौंफ, गुड़ूची, नागकेशर या हरितकी? तो संशमन द्रव्य है गुड़ूची। ठीक है। लवण भास्कर चूर्ण में कितने लवण होते हैं? 4, 2, 3 या 5? तो इसका आंसर है लवण भास्कर चूर्ण में 4 लवण होते हैं। ठीक है। और क्वेरकस इन्फेक्टोरिया किस वनस्पति का वैज्ञानिक नाम है? क्वेरकस इन्फेक्टोरिया, माजू फल, काजू फल, पूगी फल या बिल्व फल? तो क्वेरकस इन्फेक्टोरिया जो है वो माजू फल को बोलते हैं। चरक संहिता पर जल्प कल्प तरु टीका किसने लिखी है? इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, कविराज गंगाधर राय जी ने। अग्नितुंडी वटी का मुख्य घटक कौन सा होता है? वत्सनाभ, भल्लातक, कुचला या आम्लकी? तो अग्नितुंडी वटी का जो मुख्य घटक है वो है कुचला। पंचकोल का घटक द्रव्य कौन सा नहीं है? ये आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है। मारिच, पिपली, चव्वे या चित्रक? तो इसका आंसर है मारिच। कटफल का प्रयोज्यांग कौन सा है? फल, कांड त्वक, पुष्प या मूल त्वक? तो कटफल इस नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद इसका प्रयोज्यांग फल हो, बट द राइट आंसर इज कटफल का जो प्रयोज्यांग है वो है कांड त्वक। ठीक है।
हिंगवाष्टक चूर्ण में हींग की मात्रा कितनी होती है? 8 भाग, 4 भाग, 2 भाग या 1 भाग? तो हिंगवाष्टक चूर्ण में हींग की मात्रा होती है 1 भाग। अविपत्तिकर चूर्ण का मुख्य घटक कौन सा होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हरड़, आंवला, जायफल या त्रिव्रत? तो इसका आंसर है अविपत्तिकर चूर्ण का मुख्य घटक है त्रिव्रत। ठीक है, त्रिव्रत जो है अविपत्तिकर चूर्ण का मुख्य घटक है। सुशिखर रस में भृंगराज की भावना दी जाती है। ठीक है, और कटफल का कांड त्वक जो है प्रयोज्य अंग है। एंड अग्नितुंडी वटी का मुख्य घटक कौन सा है? कुचला। अवलेह की निष्प्रभावी अवधि क्या है? मतलब निष्प्रभावी अवधि का मतलब एक्सपायरी डेट क्या है? अवलेह 6 माह, 1 वर्ष, 4 माह या 4 वर्ष? तो इसका आंसर है 1 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चरक और सुश्रुत के अनुसार संधि की संख्या कितनी है? तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। चरक जी के अनुसार संधियाँ होती हैं 200, सुश्रुत जी के अनुसार संधियाँ होती हैं 210। विशल्यघन मर्म किस दोष से संबंधित है? वायु, पित्त, कफ या रक्त? तो विशल्यघन मर्म जो है वो वायु से संबंधित है। गलगंड रोग में सिरावेद का स्थान क्या है? गलगंड रोग में सिरावेद कहाँ करते हैं? जानुमूल में, गुल्फ में, उरुमूल में या ग्रीवा पृष्ठ में? तो गलगंड रोग में सिरावेद जो है उरुमूल में किया जाता है। शल्य विषयार्ध कहा है किसको? वस्ती को और या फिर षट चक्र को, मर्म को या अग्निकर्म को? तो शल्य विषयार्ध जो है वो मर्म को कहा गया है। स्कंद त्रय किसको कहते हैं? हेतु लिंग औषध, हेतु दोष द्रव्य, सत्व आत्मा शरीर या आहार निद्रा ब्रह्मचर्य? तो इसका आंसर है स्कंद त्रय जो है हेतु दोष द्रव्य को कहा जाता है। संघात एवं सीमंत की क्रमशः संख्या क्या होती है? तो संघात और सीमंत की जो संख्या है दोनों की 14 है। नेक्स्ट इज अकृशम उत्तम बलम, यह लक्षण किस सार से संबंधित है? अकृशम उत्तम बल, शुक्रसार, मेदसार, मांससार या मज्जासार? तो इसका आंसर है मज्जासार। इसका आपको रेफरेंस मिलेगा सुश्रुत सूत्र चैप्टर नंबर 35 में। धमनी शैथिल्य निम्न में से किसका लक्षण है? धमनी शैथिल्य किस में होता है? रक्तक्षय में, मांसक्षय में, मज्जाक्षय में या मेदक्षय में? तो धमनी शैथिल्य जो है वो मांसक्षय में होता है। क्रिया सन्निरोधश यह किसका लक्षण है? क्रिया सन्निरोधश बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, तो ध्यान से सुनिए और याद करिए। ओज विसृंसन का, ओजो व्याप्त का, ओजो क्षय का या वात क्षय का? तो क्रिया सन्निरोधश जो है वो ओज विसृंसन का लक्षण है। पित्त का प्राकृतिक रस क्या होता है? अम्ल, कटु, तिक्त या कषाय? पित्त का प्राकृतिक रस कटु होता है। इसको कभी भी अम्ल के साथ कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। और कटु होता है पित्त का प्राकृतिक रस। एंड नेक्स्ट इज कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, यह उक्ति है किसकी? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, गीता में कही गई है ये लाइन, योग सूत्र है ये, या महाभारत में कही गई है, या घेरंड संहिता में कही गई है? तो योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा ये एक योग सूत्र है, ठीक है। चंद्र नाड़ी से संबंधित क्या है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना या गांधारी? तो ईड़ा है जो चंद्र नाड़ी से संबंधित है। जल चिकित्सा के जनक कौन थे? मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, लुई कूने। लुई कूने जो है जल चिकित्सा के जनक थे। आहार मात्रा किसकी अपेक्षा करती है? शरीर बल की, अग्नि बल की, पाचक पित्त की या ओज की? तो आहार मात्रा जो है वो अग्नि बल की अपेक्षा करती है। आदान काल से संबंधित ऋतु कौन सी है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद या ग्रीष्म, शरद, हेमंत? तो आदान काल से संबंधित ऋतु है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। द्रव्य गुण विज्ञान के पदार्थ कितने हैं?
ये सबको ही पता होना चाहिए, 7 है। राज निघंटुकार के औषधियों का नामकरण के आधार कितने थे? तो राज निघंटुकार के औषधियों का नामकरण के आधार थे 7। तेल वर्ग और मधु वर्ग किसकी देन है? चरक, सुश्रुत, नागार्जुन या प्रियव्रत शर्मा? तो तेल वर्ग और मधु वर्ग जो है आचार्य सुश्रुत जी की देन है। वृश्य एवं वातहर द्रव्य कौन सा है जो वृश्य भी है और वातहर भी है? एरंड, कपिकच्छु, आमलकी या अश्वगंधा? तो वृश्य एवं वातहर द्रव्य है एरंड। केशिया फिस्टुला किसका लैटिन नाम है? चक्रमर्द का, सनाए का, आरगवद का या किसी का भी नहीं? तो इसका आंसर है केशिया फिस्टुला जो है वो आरगवद को कहते हैं। वज्र मूषा का प्रयोग करते हैं सत्व द्रावणार्थ के लिए, सत्व पातनार्थ के लिए, स्वेदनार्थ के लिए या सत्व वनीहार्थ के लिए? तो सत्व निर्हरणार्थ के लिए, ये लास्ट ऑप्शन है। तो वज्र मूषा का प्रयोग सत्व पातन के लिए करते हैं। ठीक है। गंगा तोय बिंदु छवि किसके संदर्भ में आया है? गंगा तोय बिंदु छवि मतलब कि गंगा जल के समान उसकी छवि होती है। माणिक्य, स्फटिक, हीरक या पुष्पराग? तो इसका आंसर है स्फटिक, जो गंगा जल के समान जिसकी छवि होती है। ग्रीन विट्रॉल किसको कहते हैं? सस्यक को, सौविरांजन को, कासीस को या वैक्रांत को? तो ग्रीन विट्रॉल जो है वो कासीस को कहते हैं। चरक अनुसार क्षार निर्माण में प्रयुक्त जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? क्षार निर्माण में कितनी जल की मात्रा प्रयोग की जाती है? 4 गुना, 8 गुना, 6 गुना या 16 गुना? तो इसका आंसर है 6 गुना। विरल द्रवा किसके संदर्भ में कहा गया है? विरल द्रवा मंड, पेया, यवागु या विलेपी? देखिए विरल द्रवा का मतलब क्या होता है? द्रवा मतलब लिक्विड, विरल मतलब कि जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो। ठीक है। एक तो होता है क्लियर लिक्विड जो अविरल होता है, एक होता है विरल जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो। तो ये विलेपी के लिए कहा गया है। उपक्षय के प्रकार कितने हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14, 12, 18 या 16? तो इसका आंसर है 18। वृश्चिक दंशवत पीड़ा किसमें मिलती है? मतलब बिच्छू के समान काटने जैसी पीड़ा किसमें मिलती है? वेरी टिपिकल सिम्टम ये किसमें मिलता है? गाउट में मतलब वात रक्त में, या आमवात में, या संधिवात में, या क्रोष्टुक शीर्ष में? तो ये र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में यानी कि आमवात में मिलता है वृश्चिक दंशवत पीड़ा। कांडेक्षु संसर्ग आक्षम मूत्र त्याग किस व्याधि का लक्षण है? सॉरी थोड़ा वर्ड गलत हो गया। कांडेक्षु रस संकाशम मूत्र त्याग मतलब कि गन्ने के रस के समान जो मूत्र त्याग करता है वो किस व्याधि का लक्षण होता है? मधुमेह का, इक्षु वालिका रस में का, शीत में का या उदक में का? तो इसका आंसर है इक्षु वालिका रस में, जिसमें कांडेक्षु रस संकाशम मूत्र त्याग करता है रोगी। ख व गुण्य आवश्यक है स्थान संशय में, स्त्रोतदुष्टि में, दोष दूष्य समूर्चना में या सभी में? तो ख व गुण्य जो है स्थान संशय में आवश्यक है। निम्न में से किस कुष्ठ में वात की प्रधानता होती है? कपाल कुष्ठ में, परिसर्प में, विचर्चिका में या ए एंड बी मतलब कपाल कुष्ठ एंड परिसर्प दोनों करेक्ट हैं? तो इसका आंसर है कि ए एंड बी दोनों करेक्ट है। मतलब कि वात की प्रधानता जो है वो कपाल कुष्ठ में भी होती है एंड परिसर्प में भी होती है। राज्य क्षमा के षड्रूप में कौन सा लक्षण नहीं होता? षड्रूप मतलब 6 लक्षणों में से कौन सा लक्षण नहीं होता? कास, रक्तपित्त, ज्वर या अरुचि? तो इसका आंसर है रक्तपित्त। वातिक छर्दी में क्या निषेध है? लंघन एवं स्तंभन, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिए। स्तंभन एवं वमन, लंघन एवं शोधन, वमन एवं उपवास। तो वातिक छर्दी में क्या नहीं करना चाहिए? लंघन एवं शोधन। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। दोषे वेगे च विगते सुप्तवत
प्रतिबुद्धते वर्णित है किसके लिए? दोषे वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धते। मतलब कि जब दोष का वेग आता है उसके बाद पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर दोबारा से जब उठता है तब उसको कुछ नहीं याद रहता कि क्या हुआ क्या था एक्चुअली। जब सीजर या फिट होता है तो उसको उस फिट के दौरान क्या हुआ था कुछ नहीं पता चलता। तो ये उन्माद में होता है, या अपस्मार के लिए कहा गया है ये, या मदाते के लिए कहा गया है, या सभी के लिए कहा गया है? तो ये अपस्मार के लिए कहा गया है। दोषे वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धते। ठीक है, तो अपस्मार बेसिकली होता क्या है? ये सीज़र जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ये अपस्मार में आता है। उन्माद में विभ्रम होता है। ठीक है, पंचगव्य घृत का प्रयोग नहीं करते हैं किस में? कामला में, अपस्मार में, ज्वर में, या नन ऑफ द अबव। तो पंचगव्य घृत जो है इसमें से किसी में भी नहीं करते हैं। सॉरी, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। ठीक है, पंचगव्य घृत का प्रयोग जो है कामला में भी होता है, अपस्मार में भी होता है, ज्वर में भी होता है। ठीक है, तो नहीं करते हैं तो इसमें नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। स्नेह वस्ती के कितने व्यापद होते हैं? इसका आंसर है 6। ठीक है, एंड हृत पीड़न कौन से विष का लक्षण है? हृदय में पीड़ा कौन से विष का लक्षण होता है? फल, पुष्प, शीर या धातु? तो धातु विष का लक्षण होता है हृत पीड़न। चरक एंड सुश्रुत के अनुसार विष के वेग कितने होते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। आचार्य चरक जी के अनुसार विष के वेग होते हैं 8, सुश्रुत जी के अनुसार विष के वेग होते हैं 7। विष चिकित्सा चरक के किस चतुष्क में वर्णित है? भेषज चतुष्क, रोग चतुष्क, या कल्पना चतुष्क, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है किसी में भी नहीं। ठीक है, ना भेषज में, ना रोग में, ना कल्पना में। रूल ऑफ 9 संबंधित है किस में? रूल ऑफ 9 हम किस में अप्लाई करते हैं? अब्रेशंस में, मतलब जैसे छोटी मोटी चोटें आ गई, घसीटे जिसे हम बोलते हैं आ गई, या बर्न केसेस में, या फ्रॉस्ट बाइट में, या हीट स्ट्रोक में। तो रूल ऑफ 9 जो है वो बर्न केसेस में प्रयोग किया जाता है। एंड IPC 37 से संबंधित क्या है? डॉरी, रेप, इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस, या मर्डर? तो IPC 376 से संबंधित है रेप। ठीक है, मैत्री, करुणा, आम्य, आर्तेषु, ये किसके गुण हैं? मैत्री, करुणाम्य, आर्तेषु राजवैद्य के, उत्तम वैद्य के, सिद्ध साधित वैद्य के, या वैद्य की वृत्ति? ये मैंने आपको सारा बताया हुआ है अपने सूत्र स्थान की वीडियोस में। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको चरक की MCQ की क्वेश्चन PDF चाहिए ऑनलाइन, चरक वॉल्यूम 1 पे, जिसमें हमने सूत्रस्थान, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय स्थान कवर किए हुए हैं, 157 पेजेस की वो MCQ है, मतलब बुकलेट ऑनलाइन। अगर वो चाहिए तो 200 रुपये में अवेलेबल है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसी टाइम अवेलेबल हो जाएगी। तो मैत्री, करुणा, आम्यतेषु जो है वैद्य की वृत्ति के गुण हैं। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार लवण कर्म क्या है? लवण कर्म क्लेद्यति है, विषंद्यति है, पाच्यति है, या कोई भी नहीं? तो आचार्य चरक के अनुसार जो लवण कर्म है वो विषंदन करता है, मतलब विषंदती है। ठीक है, एंड इसके बाद गूढ़ लिंग व्याधि का अनुमान निम्न में से किससे करते हैं? उपशय से, अनुपशय से, या दोनों से, या युक्ति से? तो इसका आंसर है गूढ़ लिंग व्याधि का अनुमान जो है उपशय अनुपशय दोनों से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रक्तज व्याधियाँ हैं जिनका डायग्नोसिस जो है बनाना मुश्किल हो जाता है, तो उपशय अनुपशय दोनों से किया जाता है। नेक्स्ट इज कि अग्नि कर्म एवं क्षार कर्म निम्न में से किस धातु प्रदोषज विकार के लिए बताया है? अग्नि कर्म और क्षार कर्म कौन सी धातु प्रदोषज व्याधि में करना चाहिए? मेद प्रदोषज, मज्जा प्रदोषज, अस्थि प्रदोषज, या मांस प्रदोषज? तो अग्नि कर्म एवं क्षार कर्म जो है मांस प्रदोषज में करना चाहिए। निदान अर्थकर रोगों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है प्रतिशय। निदान अर्थकर रोग होते क्या हैं?
देखिए, निदान अर्थ का रोग वो होते हैं जब एक रोग जो होता है वो दूसरे रोग की उत्पत्ति का कारण बन जाता है, ठीक है। प्राइमरी डिजीज़ से जब सेकेंडरी डिजीज़ हो जाता है, दैट इज़ निदान अर्थ का रोग। प्रतिशायी से कास होता है, कास से क्षय होता है, एक तो ये ऑप्शन है। कास से प्रतिशायी होता है, प्रतिशायी से क्षय होता है। थर्ड इसकी काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, क्षय से प्रतिशायी होता है और प्रतिशायी से देन कास। फोर्थ इज प्रतिशायी से कास, कास से शोष। तो इसका आंसर है जो निदान अर्थ का रोगों का जो सही विकल्प है वो है प्रतिशायी। प्रतिशायी जो है वो निदान अर्थ का रोग है कास का, मतलब पहले प्रतिशायी होता है, फिर सेकेंडरी इसको कास उत्पन्न होती है, कास से क्षय होता है, ठीक है। एंड सर्वो इंद्रियाणी, सर्वांग अवयव गर्भ में किस मास में उत्पन्न होते हैं? कौन से मास में गर्भ में सर्व इंद्रियां और सर्व अंग डेवलप हो जाते हैं? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? तो इसका आंसर है तृतीय, ठीक है। गर्भिणी में उदावर्त रोग चिकित्सा करते हैं, किस तरीके से करते हैं? दीपन या निरोवस्ती देते हैं या अनुवासन वस्ती देते हैं या ऑल ऑफ द अबव? तो गर्भिणी में जो उदावर्त रोग की चिकित्सा है निरोवस्ती से की जाती है। असाध्य आर्तव दोष कितने होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका आंसर है असाध्य आर्तव दोष 5 होते हैं, ठीक है। दर्भ संसत, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, दर्भ संस्तरशायिनी किसको बोलते हैं? दर्भ संस्तरशायिनी ऋतु सन्नाटा को, ऋतुमती को, गर्भिणी को या ऑल ऑफ दीज? तो दर्भ संस्तरशायिनी जो है वो ऋतुमती को कहते हैं। किक्किस की चिकित्सा में क्या प्रयोग किया जाता है? चंदन, कोलोदक, मृणाल या ऑल ऑफ द अबव? तो किक्किस की चिकित्सा में जो चंदन, कोलोदक, मृणाल सब कुछ प्रयोग किया जाता है। दंत उत्पत्ति का कारण क्या है? रस एवं अस्थि, अस्थि एवं मज्जा, रक्त एवं मांस या मज्जा एवं मेद? तो दंत उत्पत्ति का कारण है रस एवं अस्थि। क्षीर अन्नाद की औषधि मात्रा क्या है? तो इसका आंसर है कोलस्थि संहिता, ठीक है। नेक्स्ट इसकी पारिगर्भिक की चिकित्सा क्या होती है? शोधन, अग्निदीपन, शमन या ऑल ऑफ द अबव? तो पारिगर्भिक चिकित्सा होती है अग्निदीपन। दूध कट्टा क्या है? पारिगर्भिक, बाल शोष, फक रोग या नन ऑफ द अबव? तो दूध कट्टा जो है वो पारिगर्भिक है, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ओष्ठ भेद, इसमें से ओष्ठ भेद कौन सा है? खंड ओष्ठ, सहज व्याधि, वात व्याधि या ऑल ऑफ द अबव? तो ओष्ठ भेद में से सभी आएंगे। खंड ओष्ठ भी आएगा, सहज व्याधि भी आएगा, वातज व्याधि भी आएगा। जातम जातम जलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्राव्यमेव किसके लिए कहा गया है कि जैसे जल भर जाता है तो फिर उसको निकाल देना चाहिए, फिर भर जाता फिर निकाल देना चाहिए। जातम जातम जलम स्त्राव्यमेव, वातोदर, जलोदर, छिद्रोदर या बदगुदोदर? तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं इसका ऑप्शन करेक्ट सही लगाते हैं जलोदर, बट इसका आंसर है छिद्र ओदर, ठीक है। जातम जातम जलम स्त्रव्यमेव। पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग बलवान में करना चाहिए, किस फॉर्म में करना चाहिए? इसका वैसे रेफरेंस आपको चरक चिकित्सा पाद नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 रसायन का तीसरे पाद में मिलेगा, वर्धमान पिपली रसायन। तो बलवान में इसका प्रयोग चूर्ण फॉर्म में करना चाहिए या कल्प फॉर्म में या क्वाथ फॉर्म में, ऑल ऑफ द अबव? तो पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग जो है कल्क रूप में प्रयोग करना चाहिए बलवान में। ज्वर की प्रवृत्ति क्या है? रुद्रकोप, परिग्रह या दोनों या कोई भी नहीं? तो ज्वर की प्रवृत्ति दोनों है, रुद्रकोप एंड परिग्रह। लशून शीर का अधिकार क्या है? रोग अधिकार। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो लशुन शीर का प्रयोग किस में हम करते हैं? उन्माद में, अपस्मार में, गुल्म में या नन ऑफ द अबव? तो लशुन शीर जो है गुल्म में प्रयोग किया जाता है, वात प्रधान व्याधि है ये,
तो उसमें लहसुन शीर का प्रयोग किया जाता है। एलादि गुटिका की मात्रा कितनी है? 1 अक्ष, 1 कर्ष, 2 तोला या ऑल ऑफ द अबव। तो एलादि गुटिका की जो मात्रा है ये ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट आंसर है। 1 अक्ष भी लेते हैं, 1 कर्ष भी लेते हैं, 1 तोला भी ली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। यदि आपको चरक के वॉल्यूम 1 पर चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चंस की ऑनलाइन PDF चाहिए तो वो 200 रुपये में अवेलेबल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उसी टाइम अवेलेबल हो जाएगी। और क्योंकि हमने ये इस हिसाब से बनाई है कि एग्ज़ाम पास है और बच्चों को अगर तैयारी नहीं भी हो पा रही है चरक वॉल्यूम 1 की, तो अकेले अब वो क्वेश्चंस ही पढ़ लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन हमने लाइन टू लाइन बना के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है उस PDF में डाले हैं, तो वो क्वेश्चंस ही पढ़ लेंगे। तो आपका जो वॉल्यूम 1 है जिसमें से लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो वो आपका कवर हो जाएगा MCQ की वो PDF पढ़ के। हार्डली 1 से 2 दिन लगेंगे और आपका एटलीस्ट वो वॉल्यूम 1 जो है उस MCQ PDF रीड करके कवर हो जाएगा। उसमें हमने आंसर की भी दी है। एंड तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। एंड इसके अलावा और आपको कौन सी लेक्चर्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे आते रहें, क्योंकि हम MD की ऑनलाइन कोचिंग के साथ साथ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ज्ञान के लेक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपकी जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। नॉलेज होगी तो अच्छा ट्रीटमेंट लिख सकेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट लिखेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे तो पेशेंट्स बढ़ेंगे एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बढ़ेगी एंड आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी। तो दोस्तों बने रहिए। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।